बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुमेरपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सूरज और दूसरे का रमेश। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सूरज थोड़ा गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर रमेश बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता और मेहनत वो तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। सूरज की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग सूरज से जलते थे। देखिए जी, इस सूरज की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। सूरज सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर सूरज की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। क्या हुआ? आप इतनी देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? अब भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और रिंकू की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रुक्मणी। खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। रुक्मणी खाना लगा देती है। अरे रुक्मणी, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आओ क्या? और भी है? नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी है। बाकी के सुबह खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, तो अचानक से रुक्मणी की नींद खुल जाती है और रुक्मणी देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश है। भाग्यवान, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भगवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत में चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। सूरज यह सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सूरज की सारी फसल उनकी आंखों के ही सामने बर्बाद हो जाते हैं। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से सूरज बहुत चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए। जो होना था वह तो हो गया।
अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। उधर रमेश बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर रमेश अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सूरज की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम सूरज हमसे ज्यादा कमाता। लेकिन सूरज को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बची गई होंगी। इसलिए वह फसल देखने खेत जाता है। वह खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा खेत पानी से भर गया था। ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दियां आने वाली है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। सूरज यह देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से वह घर लौट आता है। सूरज घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। भाग्यवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, सर्दी भी आ ही चुकी है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है मुझे समोसे और पकौड़ियाँ बनाने आती है, और सर्दी भी आ ही चुकी है, तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़ी और समोसे बनाकर बेचे? हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ी बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? आजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे, और कुछ पैसे आप सेठ चतुर सिंह से उधार ले आना। उनसे बोलना, जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा, हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ रुक्मणी, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन सूरज सेठ चतुर सिंह के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। सूरज सेठ के घर पहुँच जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे सूरज, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे सूरज, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए चाहिए थे। अच्छा सूरज, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर सूरज सेठ से पैसा लेकर घर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, अब देखो सर्दियाँ भी आ चुकी हैं, तो हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत बिकेंगे, लोग बड़े ही चाव से खाएंगे सर्दियों में, तो हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी, आप खामखा टेंशन ले रहे हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। सूरज बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर रुक्मणी पकौड़ी और समोसे बनाती है। रुक्मणी कुछ समोसे और पकौड़ियाँ बनाकर सूरज को देती है। समोसे और पकौड़ियाँ ले लो। समोसे, गर्मा गर्म समोसे। एक बार जयपुर की मशहूर पकौड़ियाँ और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे और नहीं खाओगे तो पछताओगे। तभी एक औरत सूरज से समोसे लेने आती है।
अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। कैसे दिए? कितने का है एक समोसा? 5 रुपए का एक है बहन जी, बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है, 10 दे दीजिए भैया। फिर सूरज 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और सूरज घर वापस आ जाता है। अरे ओ रुक्मणी, एक गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लाए। कुछ समोसे पकौड़ियाँ बिकी क्या? हाँ रुक्मणी, एक भी समोसा नहीं रहा और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगले दिन सुबह रूखमणी और भी ज्यादा समोसे पकौड़ी बनाकर सूरज को देती है और सूरज उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ियाँ ले लो समोसास घरमा घर्म समोसा। सूरज ऐसे आवाज लगाते हुए जा रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, और समोसे वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे समोसे और पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चलो 100 रुपए के समोसे और पकौड़ी मुझे दे दो। हम भी तो देखें कि तुम्हारे इन समोसे पकौड़ी में ऐसा क्या है। जैसे ही शाम होती है, सूरज घर आता है। सुनो रुक्मणी, हमारे समोसे पकौड़ी के तो पूरे सुमेरपुर में बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे समोसे और पकौड़ी झट से बिक जाते हैं। रुक्मणी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। दिसंबर का महीना आ चुका था और सर्दियां भी अब अपने चरम पर थी, जहां सूरज एक टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था। अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण सूरज के समोसे और पकौड़ियों की बिक्री अब 20 गुना बढ़ गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। सूरज और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब सूरज और रुक्मणी अलाव के पास बैठे हाथ सेकते हुए बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है और कहता है, उनकी ये सारी बातें सुरेश और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहे थे। मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार मैं इसके साथ हरगिज अच्छा नहीं होने दूंगा। रमेश और उसकी बीवी सूरज की इतनी तरक्की देखकर जलने लगे थे और वे इस इंतजार में थे कि रुक्मणी समोसे पकौड़ी बनाकर कहाँ रखती है। रुक्मणी जैसे ही समोसे पकौड़ी बनाकर अपने किचन में रख सोने जाती है, इधर रमेश और उसकी बीवी चुपके से किचन में जाते हैं और सारे समोसे पकौड़ी चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, समोसे और पकौड़ी मुखिया के घर पहुंचाने थे, तो रुक्मणी किचन में जाती है। उसे वहां एक भी समोसे पकौड़ी नहीं दिखती है। यह सब देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। अरे भाग्यवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे आज का समय और दो। इतना कहकर सूरज मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और पकौड़ी चुरा लिए हैं। आप मुझे बस आज का समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है सूरज, मैं तुमको आज का दिन दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर से समोसे और पकौड़ी बनाकर देना, क्योंकि कल सुबह ही बारात आने वाली है। हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करो, मैं आज शाम होने से पहले ही सारा सामान बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। फिर जब सूरज उधर से जैसे ही घर वापस आ रहा था, तो वह देखता है कि रमेश का बेटा समोसे खा रहा है और उसके पास पकौड़ियाँ भी है। यह देखकर सूरज सोचता है
रमेश के बच्चे तो समोसे नहीं खाते और ना ही कभी रमेश ने मुझे समोसे पकौड़ी खरीदे। फिर यह बच्चा यह सब कहाँ से लाया है? सूरज उस बच्चे के पास जाता है। अरे, यह समोसे तुम कहाँ से लाए हो? ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया था और हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और पकौड़ियाँ हैं। सूरज को सारी बात समझ आ जाती है और वह घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। अजी, आपको मुखिया जी के घर जाना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए। मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सूरज मुखिया जी के घर जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। मुखिया जी अपने नौकरों के साथ रमेश के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन कराते हैं। जाओ इसके पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जब वे छानबीन करते हैं तो उन्हें रमेश के घर के अंदर से ढेर सारे समोसे और पकौड़ियाँ मिलते हैं। क्यों चुराए तुमने यह समोसे और पकौड़ियाँ? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर से ऐसा काम करोगे। मारो इसको। फिर सब मिलकर रमेश की अच्छी धुलाई करते हैं। इस प्रकार रमेश को उसके किए की सजा मिल जाती है और सूरज सेठ से लिया गया कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन हमें हमारी मेहनत जारी रखनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला।